नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर, हाजिर हूं लेकर एक और एपिसोड जिसमें हम बात करते हैं कृषि जगत से जुड़े किसी न किसी एक ऐसी शख्सियत से जो आपको आपके काम की कुछ चीज़ें बता सके। इसी सिलसिले में आज हमारे इस कार्यक्रम में जिन खास मेहमान को आज हमने जोड़ा है अपने साथ, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ नेफेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमलेंद्र श्रीवास्तव हैं। कमलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। कमलेंद्र श्रीवास्तव नेफेड में 4 साल से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सब नेफेड के नाम से परिचित हैं कि नेफेड एग्री मार्केटिंग और ख़ास तौर से देखा जाए तो दलहन, वेयर हाउसिंग, इन सब में सरकार से एक बड़ा मैंडेट उसको प्राप्त है। और भारत सरकार की ये ऐसी संस्था है जो लगातार कृषि से जुड़े अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें कि बीज भी शामिल हैं, खाद भी शामिल हैं, तमाम तरह की जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनको सपोर्ट, किसानों को सपोर्ट देने का काम नेफेड करती है। कमलेंद्र जी, बात की शुरुआत हम यहीं से करते हैं और जब किसानों की बात होती है, भारतीय कृषि की बात होती है, तो उसमें भारत सरकार का और राज्य सरकारों का भी बहुत बड़ा योगदान हर कहा जाए कि मोड़ पर रहता है किसानों को सपोर्ट करने में, अलग अलग गतिविधियों में। नेफेड के ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम हैं, कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो आपको लगता है कि किसानों को मजबूत बनाने में, सशक्त करने में बेहतर भूमिका, अच्छी भूमिका निभा रहे हैं? धन्यवाद भुवन जी। नेफेड के बारे में जैसा कि आप लोग परिचित हैं, ये एक कृषि विपणन के लिए शीर्ष सहकारी संस्था है देश की। हमारा जो उद्देश्य है वो किसानों को उचित मूल्य पर उनकी उपज का दाम उपलब्ध कराना है और किसानों के हर भलाई के लिए काम करना है। जो जैसा कि आप जानते हैं, नेफेड एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है पल्सेस और ऑयल सीड्स के लिए, मतलब दलहन और तिलहन के लिए विपणन के लिए एक शीर्ष संस्था है। भारत सरकार की ये संस्था किसानों के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पे दलहन और तिलहन का ये उपार्जन करती है, प्रोक्योरमेंट करती है। और इसके लिए जो 4 संस्थाएं केवल जो भारत सरकार की द्वारा अधिकृत हैं इसके लिए, उसमें नेफेड का शीर्ष स्थान है। लगभग 90% या उससे अधिक जो उपार्जन दलहन और तिलहन का जो सरकारी खरीद होती है वो नेफेड द्वारा की जाती है देश में। तो कमलेंद्र जी, जैसे आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, आपने एमएसपी की बात कही, आपने कहा कि एक तरह से जो नेफेड को सरकार से मैंडेट है उसमें एक उसका बड़ा हिस्सा ये है कि किसानों को सही कीमत मिले। यहाँ क्योंकि तिलहन भी आपके अंदर आता है और अभी तिलहन का जो एक सबसे बड़ा उत्तर भारत में कहा जाए तो सरसों का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन हमने देखा कि सरसों में निश्चित तौर पे नेफेड की उसमें भूमिका रही है कि 2017 से जब भारत सरकार ने तिलहन में देश को आत्मनिर्भर करने का एक तरह से अभियान शुरू किया, अभी तक सरसों का उत्पादन अगर की ओर बात करें तो डबल हो चुका है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि किसानों को एमएसपी भी अभी नहीं मिल रहा है, उसमें भी दिक्कत हो रही है। और देखा जाए तो राजस्थान सहित जो महत्वपूर्ण बाजार हैं उन सब में एमएसपी से नीचे भाव आ गए हैं। इसमें आपको क्या लगता है, नेफेड की या सरकार की क्या भूमिका हो सकती है यहाँ किसानों को सपोर्ट करने की? भुवन जी, देखिए, जहाँ तक आपने जो एमएसपी से नीचे सेल होने की बात कही, जो भारत सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज़रूर देती है अपना किसानों को, लेकिन उसके एक तय मानक हैं। बाज़ार में डिफरेंट ग्रेड्स के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं जो कि उनकी गुणवत्ता अलग अलग क्वालिटी की होती है। जो ख़राब माल है वो ऑब्वियसली कम कीमत पे बिकेगा और भारत सरकार जो प्रोक्योरमेंट करती है वो एक तय मानक के अनुरूप करती है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक जो एमएसपी, ये तो एक रही एक जो गुणवत्ता, जहाँ तक सरकारी खरीद नहीं होने का वो है। आप तिलहन, जहाँ तिलहन की बात आपने की, सरसों की, तो पिछले 2 साल से आप तिलहनों के भाव अगर आप देखें तो आसमान पे चढ़े हुए थे। किसान सरकारी खरीद एजेंसियों के पास तभी आता है जबकि उसको मार्केट में प्राइसेस नीचे होती हैं। हमारा एक तरह से अगर हम कहें सरकारी खरीद अगर नहीं हो पाई है तो किसानों के लिए बुरी बात नहीं है, अपना किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, इन द सेंस कि उसको अपना जो तय मानक से अधिक कीमतें मिल रही हैं।
जब भी किसानों की कीमतें मार्केट प्राइसेस जो है एमएसपी से कम जाती हैं तो सरकारी खरीद एजेंसियां जैसे नेफेड है ये उतरती हैं बाजार में और किसानों को उचित मूल्य उपलब्ध कराती है उनके उत्पादों का। तिलहन में जिस तरह की सफलता हम लोगों को मिली है कमलेंद्र जी प्रोडक्शन को बढ़ाने में, आपको क्या लगता है दलहन में उसी मॉडल को सरकार या नेफेड रेप्लिकेट करने की, उसी को दोहराने की कोशिश कर रही है और उसमें उस हद तक सफलता क्यों नहीं मिल पाई है जैसा तिलहन में देखा है हमने? जी देखिए, दलहन और तिलहन दोनों जो उत्पाद हैं उसमें मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अभी भी अपनी जो घरेलू मांग है उसकी आपूर्ति हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। अभी भी हमारा करीबन 15% जो दलहन का खपत है देश में वो इम्पोर्टेड सोर्सेज से मीट होती है और लगभग 50 या 60% जो तिलहन की हमारी खपत है वो इम्पोर्टेड सोर्सेज से मीट होती है। भारत सरकार इसके लिए कई योजनाएं लेकर आई है, जैसे कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम्स हैं, उसके अलावा जो जहाँ पे हमारा जो गेहूं और जो चावल पे अभी तक जो अधिक फोकस रहा है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा उन एरियाज़ को अपना डाइवर्सिफाई करना जहाँ जो कि उस जलवायु के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा एमएसपी डिफरेंट क्रॉप्स की है वो भी समय समय पर बढ़ा दी जाती रही हैं इन उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो सरकार सतत प्रयासरत है और मुझे उम्मीद है आने वाले कुछ वर्षों में हम दलहन और तिलहनों में भी सरकार की नीतियों के अनुरूप चलते हुए आत्मनिर्भर होने में सफल हो पाएंगे। जी, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। कमलेंद्र श्रीवास्तव के साथ हम जानेंगे और समझेंगे और भी नेफेड के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा क्या ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे किसानों को आगे चल के भी लाभ हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और तुरंत लौटेंगे। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज नेफेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमलेंद्र श्रीवास्तव से और जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार के जो कार्यक्रम हैं, जो योजनाएं हैं, जो किसानों के लाभ में, किसानों के हित में ज़मीन पर उतर रही हैं, उनकी क्या इस समय स्थिति है और आगे किस तरह से उसमें प्रगति देखने को मिल सकती है। कमलेंद्र जी, आपने बताया कि नेफेड जो कृषक समितियां हैं, यानी जो फार्मर कोऑपरेटिव्स हैं, सहकारी समितियां, उनके साथ बड़े पैमाने पर काम कर रहा है इस समय। हाल के दिनों में हमने देखा है कि सहकारी समितियों में और ख़ासतौर से कृषक सहकारी समितियों पर सरकार का फोकस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं जब जो दूसरे कृषि के लक्ष्य हैं जो सरकार पूरा करना चाहती है, जैसे जो एक छोटा किसान है, सीमांत किसान है, उसकी आमदनी बढ़ाने से लेके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके इसमें, तो किस तरह से सहकारी समितियां इसमें भूमिका किस तरह से निभा रही हैं? जी भुवन जी, अगर आप भारत के कृषि का परिदृश्य देखें तो लगभग 85 या 90% के लगभग जो किसान हैं ये मझोले या सीमांत किसान हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जिनको हम कहते हैं। अपना जो है ये छोटे किसान जनरली देखा गया है कि भारत की जो भारत सरकार की या राज्य सरकारों की जो कृषि के लिए नीतियां हैं उसको पूरा उपयोग करने में असमर्थ रहते हैं।
उसकी जो वजह है मेन की जो इकोनॉमी ऑफ स्केल जिसको हम कहते हैं, उसको उसके हिसाब से वो उनका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता उनकी लैंड साइज़ छोटी होने की वजह से। और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मंडी तक की दूरियां हैं, इन सब को वो एग्रीगेट करने में अपना जो उनका जो उत्पाद होता है इतना कम होता है कि उसका वो पूर्णतः इकोनॉमिक लाभ नहीं ले पाते हैं। इसके लिए कोऑपरेटिव संस्थाएं जो हैं ये एक महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं अपना देश की। इसमें किसान अपनी जो एग्रीगेशन अपना जो इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं उसको बिल्डअप करके एग्रीगेशन के द्वारा सरकारी समितियों द्वारा जो किसान के जो डोर स्टेप है उससे कलेक्ट करके और कलेक्शन के द्वारा एक सहकारी जो आंदोलन है उससे जुड़ते हुए जिससे जैसा कि हमने डिफरेंट कमोडिटीज़ में देखा हुआ है इसका लाभ उठाते हैं। जी, सहकारी समितियों के साथ ही आजकल एक बहुत जो दूसरा एक किसान संगठन का मॉडल है जिसको कि किसान उत्पादक संगठन कहते हैं, एफपीओ कहते हैं, उस पे भी सरकार का बहुत ज़्यादा जोर है और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि एफपीओज़ के लिए हैं, एफपीओज़ का लाभ उठा रहे हैं। तो इसको एक सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या नेफेड ने कुछ एक पॉलिसी लेवल पे कुछ सोच नेफेड की है जो जिन मदद की जिन सुविधाओं की बात आप कह रहे हैं सहकारी समितियों के लिए, क्या एफपीओज़ को भी उस तरह की मदद नेफेड से मिल सकती है या कैसे कोई एफपीओ ले सकता है मदद? जी, देखिए जो नेफेड का जो ट्रेडिशनल जो मॉडल रहा है वो सहकारी संस्थाओं के लिए ही रहा है और नेफेड खुद भी एक शीर्ष सहकारी संस्था है। लेकिन जैसा कि भारत सरकार का जो फोकस एक बढ़ा है एफपीओ के लिए, जो भी कुछ कमियां रह गई थी सरकारी मॉडल को दूर करने के लिए उसको एफपीओ के द्वारा उसको सप्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। नेफेड ने किसानों की इस सेवा की जो अवसर है इसको पहचानते हुए एक सब्सिडरी का गठन किया है फीफा नाम से, फेडरेशन ऑफ इंडियन एफपीओ ऑर्गेनाइजेशंस। और उसके लिए ये जो संस्था है हमारी नेफेड की सब्सिडरी जो कंपनी बनाई गई है ये एफपीओ की बेहतरी के लिए काम करती है। भारत सरकार का जो लक्ष्य 10,000 एफपीओ बनाने के लिए इस दिशा में नेफेड ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और एक क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सीबीबीओ है अपना जो उनका नियुक्ति करते हुए हमने एफपीओज़ को सपोर्ट किया जो कि हैंड होल्ड कर रहा है एफपीओ के फॉर्मेशन में, एफपीओ के बिजनेस मॉडल को, इनकी स्ट्रेटजी को जनरेट करने में और उनको आत्मनिर्भर बनाने में। तो अगर कोई सहकारी समिति जो कृषक सहकारी समिति है या एफपीओ है वो नेफेड से कुछ जुड़कर मदद चाहती हो या कुछ अपना जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, कारोबारी उनकी गतिविधियां हैं उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहती हो, तो उसके लिए क्या रास्ता है? भुवन जी, जो एफपीओ या जो सहकारी संस्थाएं हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनको नेफेड से अगर कोई सहायता चाहिए तो उसके दो रास्ते हैं। एक तो पहले तो मेंबरशिप लेके जो कंसर्न जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है फीफा या नेफेड की मेंबरशिप लेकर के उसका लाभ उठा सकते हैं, सभी उसके जो नेफेड के द्वारा प्रदान की जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई बिज़नेस रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं जो कि किसी का बिज़नेस प्रपोजल है तो उसके लिए भी हमारे जो डिफरेंट बिजनेस डिवीज़न्स हैं, अगर जिस भी क्षेत्र का डिवीज़न हुआ, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मिंग का हुआ या फर्टिलाइज़र्स का, बायो फर्टिलाइज़र्स का हुआ, सीड्स का हुआ या किसी और प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नेफेड के साथ जुड़ करके उसको अपना मेंबरशिप लेकर के या भी नेफेड के जो क्षेत्रीय कार्यालय या जो स्टेट ऑफिसेज हैं हमारे या हमारे हेड ऑफिस को कांटेक्ट करके विभिन्न पदाधिकारियों को उसका विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं जो कि तो ये कांटेक्ट करने का तरीका क्या हो सकता है? क्या नेफेड की वेबसाइट से भी वो ये संपर्क कर सकते हैं या कोई फ़ोन सर्विस है, कोई कॉल सेंटर है जहां से वो संपर्क में आ सकते हैं, या आपकी सलाह ये होगी कि जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वहीं उनको जाके बातचीत करनी चाहिए, उससे ज़्यादा मदद मिलेगी? मेरे ख्याल से जो नेफेड की वेबसाइट है उसमें हमारे सभी कार्यालयों का और कार्यालय प्रमुखों के नंबर दिए हुए हैं। आपके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं फ़ोन से या ईमेल्स के द्वारा भी हमको संपर्क कर सकते हैं जहाँ पे कहीं बैठे हुए हैं आप, या हमारे कार्यालयों में भी आपका स्वागत है अगर आप किसी बिज़नेस प्रपोजल के लिए हमें अप्रोच करना चाहते हैं।
जी, तो इस तरह से नेफेड से आप सीधे जुड़ भी सकते हैं और नेफेड जैसा कमलेन जी ने शुरू में बताया कि नोडल एजेंसी है, शीर्ष संस्था है कई सारे मामलों में जो सरकारी योजनाएं आती हैं, कार्यक्रम आते हैं, उनको किसानों तक पहुंचाने की। तो सीधे नेफेड के ज़रिए आप जुड़ के ये इन योजनाओं का, कार्यक्रमों का लाभ ले सकते हैं। फिलहाल ये चर्चा हमारी जारी है, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से लौटने के बाद कमलेंद्र श्रीवास्तव से हमारी बातचीत जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। किसान पर एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज नेफेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमलेंद्र श्रीवास्तव से और उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेफेड का जो पूरा काम काज है, जो भारत सरकार के एक नेफेड के माध्यम से आने वाली बहुत सारी योजनाएं, कार्यक्रम हैं, उसमें किसानों की भागीदारी कैसे हो सकती है और साथ ही किसानों की जो संगठन किसानों के हैं, चाहे वो किसान सहकारी संस्थाएं हों या फिर किसान उत्पादक संगठन हैं, उनकी किस तरह से भागीदारी हो सकती है। कमलेंद्र जी, वेयर हाउसिंग आज की तारीख में कृषि क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति के तौर पे उभरा है और भारत सरकार ने भी और तमाम कृषि से जुड़े विशेषज्ञों ने ये महसूस किया है, लिखा है, पढ़ा है कि हमारी जो कुछ कमज़ोरियां बहुत बड़ी हैं कृषि क्षेत्र में, उनमें से एक ये है कि हमारे पास वेयर हाउसिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में अब माहौल बदलने लगा है, कई सारे कॉरपोरेट्स अब इस क्षेत्र में आए हैं, अपने पास एक रेगुलेटर भी है। इसमें नेफेड की किस तरह से भूमिका है और किसानों के लिए किस तरह से उससे मदद हो पाती है? जी, भुवन जी, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा और वेयर हाउसिंग हमारे देश में जो भंडारण क्षमता है वो वाकई एक चिंता का विषय रहा है हमेशा से। हमारा उत्पादन तो बढ़ गया है, लेकिन जब तक किसान उसको मार्केट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, और जहाँ तक कि आपने जानते हैं कि जब भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सीज़न में जब प्रोड्यूस होता है अपना जो है, तो उसमें उस समय उसका जो मार्केट में ग्लट आता है, उसके से प्राइसेस क्रैश होती हैं। प्राइसेस क्रैश के अपना उसके बाद एक लीन सीज़न होता है जिसमें कि जब जो हमारा उत्पादन ख़त्म हो जाता है उस समय, उसके बाद मार्केट प्राइसेस बढ़नी चालू होती हैं और कई दफ़े तो इतना बढ़ जाती हैं कि उपभोक्ता की जेब पे भारी पड़ने लगता है। तो इस दशा और दिशा से मैं भारत सरकार ने किसानों की और उपभोक्ताओं के लिए, वो दोनों के लिए काम करने के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाने पे जोर दिया है। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नाम से एक स्कीम भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। इसके अलावा जो नेफेड जहाँ तक है, जो हमारा जो प्रोक्योरमेंट होता है उसका यूटिलाइजेशन भी हम CWC और SWC के द्वारा करते हैं अपना, जो हमारा जो MSP प्रोक्योरमेंट होता है। नेफेड के अपने भी वेयर हाउसेज हैं, करीबन 29 जगह पे वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज हैं। ENWR जो इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट्स हैं, वो हाल के दिनों में देखा है हम लोगों ने कि ख़ास तौर से जो किसान संगठन हैं उनमें काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं और उनसे काफ़ी उनकी कार्य क्षमता बढ़ी है। इसमें क्या नेफेड की ओर से भी इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है और क्या पॉलिसीज़ हैं नेफेड की ओर से ENWR को लेकर? जी, भुवन जी, जहाँ तक ENWR का आपने जो सवाल पूछा, ENWR निश्चित रूप से एक वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट द्वारा, जो कि जो ट्रेडिशनल वेयर हाउसिंग रिसीट है, इनके द्वारा जो मैनिपुलेशन की जो संभावनाएं होती हैं या कि उसमें जो डिले जो होता है अपना जो ट्रेडर या किसान का माल रिलीज़ होने में, उन सबको ये दूर करता है। जी,
आज के दौर में जब एक तरह से देखा जाए तो जो आम किसान है गांवों में रहने वाला, उसके हाथों में भी लगभग सबके स्मार्टफोन हैं, हर कोई इंटरनेट डेटा सबके पास है। ऐसे में हमने देखा है कि ऑनलाइन जो एग्री प्रोड्यूस की मार्केटिंग है, कृषि उत्पादों की जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, वो भी लोकप्रिय हुई है। और क्योंकि नेफेड ने, आपने बताया कि नेफेड की कोशिश है कि किसानों को उनकी उपज का अच्छा भाव मिले, तो क्या इसको लेके नेफेड ने कोई कार्यक्रम, कोई योजना बनाई है कि किसानों को किस तरह से ऑनलाइन मार्केटिंग में और प्रोत्साहन और मदद दी जाए? जी, जैसा कि मैंने बताया सर, नेफेड का जो लगभग 85% से 90% जो बिजनेस वॉल्यूम है, ये एमएसपी प्रोक्योरमेंट से आता है। इस करीबन 15 लाख किसान हमने इस सीज़न में उनको फ़ायदा पहुंचाया है एमएसपी प्रोक्योरमेंट द्वारा। इस ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए हमने डेफिनेटली प्रयास किए हैं। हमारा एक ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है, और जिसके द्वारा जो कि स्टेट्स के जो पोर्टल्स हैं, या तो उनसे डायरेक्टली परचेज होती है, या फिर उनको जो है वो लिंक्ड है अपना जो स्टेट पोर्टल से, जिसमें कि ऑनलाइन डेटा फीड होता है। जहाँ तक विभिन्न राज्य सरकारों का सवाल है जिनके लिए हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, उनका भी एक फोकस ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं कर रहा हूं कमलेंद्र जी, क्योंकि लगातार हमने जो सारी बातचीत की है इस कार्यक्रम के दौरान, उसमें ज़्यादातर जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ से जुड़ी रही हैं, चाहे वो विपणन हो या चाहे वेयर हाउसिंग हो। लेकिन आपने जैसा कि अपनी बातचीत में बताया भी था कि इनपुट को लेके नेफेड का काफ़ी सारा काम है, और ख़ास तौर से आप भी व्यक्तिगत अपने कैपेसिटी में बीज, खाद इत्यादि का जो भी काम है वो देखते हैं। तो इस क्षेत्र में क्योंकि सरकार का भी काफ़ी जोर रहा है, चाहे नीम कोटेड यूरिया से लेके और जो बीज की उपलब्धता कराने तक जो उत्पादन बढ़ाने की योजना है, तो इसमें नेफेड किस तरह से काम कर रहा है और आगे और कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने की योजना है? नेफेड पहली बात तो इनपुट के लिए प्रतिबद्ध है, सप्लाई के लिए, क्वालिटी इनपुट सप्लाई के लिए। इसके लिए हमारा एक बीज विभाग है जिसके द्वारा हम क्वालिटी सीड सप्लाई करते हैं। NFSM जिसके लिए पल्सेस ऑयल सीड्स मिनी किट्स, NLM के लिए फॉडर सीड्स, और जो डिफरेंट वेजिटेबल सीड्स हैं उनको हम सप्लाई करते हैं। बायो फर्टिलाइजर, जैसा कि एक जैविक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जो भारत सरकार का जो एक फोकस बढ़ा है, उसकी दिशा में काम करते हुए हमारा एक बायो फर्टिलाइज़र डिवीज़न है जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स को सप्लीमेंट करता है, और उनकी जो उनका जो यूजेबिलिटी है, मतलब उनको जो इस्तेमाल करने में आसानी है, उसको लिए प्रोत्साहित करता है हमारे जो डिफरेंट बायो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन के द्वारा। इसके अलावा हमारा एक वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम है, जिसके द्वारा हम जो अपशिष्ट है, में भी खाद्य अपशिष्ट हो ना या म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो, उसके द्वारा CBG बनाते हैं, और उसके लिए उसके एक बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारा जो एक ऑर्गेनिक मैन्योर निकलता है, उसकी भी सप्लाई हम इन सरकारी कार्यक्रमों में करते हैं। जी। एक ऑर्गेनिक फार्मिंग डिवीज़न है हमारा जो कि इन सब एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहित करता है, और जैविक खेती और परंपरागत खेती की तरफ जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, उसकी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेंद्र जी आपका हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। धन्यवाद। ये थे कमलेंद्र श्रीवास्तव जो नेफेड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और आज कमलेंद्र जी ने हम लोगों को ये बताया कि नेफेड किस तरह से, चाहे वो इनपुट हो या जो कृषि उत्पाद है उनको बेचने की बात हो या फिर वेयर हाउसिंग है, किस तरह से नेफेड कई सारी योजनाओं, कार्यक्रमों के ज़रिए जो किसान हैं, ख़ासतौर से जो सहकारी समितियां किसानों की हैं और जो FPOs हैं, उनकी मदद करने के लिए तैयार है और वहां मदद की जा रही है। आप सब किसान भाई भी, जैसा कि कमलेंद्र श्रीवास्तव जी ने बताया, कि चाहे ऑनलाइन माध्यम से या क्षेत्रीय कार्यालयों में नेफेड के जाके वहां से भी सीधे तौर पे इन कार्यक्रमों, योजनाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। और अब इसी के साथ मंडी.com से हो गया है समय आपसे अनुमति लेने का, तो दीजिए मुझे इजाज़त, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DD किसान, क्योंकि DD किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।